तो मेरा नाम भानु श्रीवास्तव है और मैं हांसी हरियाणा से हूँ। मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से हुआ 2022 के अंदर प्रिंट मेकिंग में। फिर मेरा मास्टर्स सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसको कि एसएन स्कूल भी बोलते हैं, तो वो हैदराबाद से हुआ 2024 के अंदर, और वो डिसिप्लिन प्रिंट मेकिंग एंड एक्सपेंडेड मीडिया। और अभी करंटली मैं बेंगलोर में हूँ। मैं बेंगलोर में कुछ क्यूरेशंस भी कर रहा हूँ, अपना खुद का प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ आर्किटेक्चर में, जहाँ मैं आर्ट अप्रिशिएशन ये सब पढ़ाता हूँ। तो अभी वहाँ पे मेरा चल रहा है। तो मेरा हमेशा इंटेंशन अभी ये है कि परफॉर्मेंस में हम इंडियन फोकलोर को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इंडियन कल्चर को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और स्टिल इट विल बी अ परफॉर्मेंस इन अ पब्लिक स्पेस। तो जो बतुकम्मा था, जैसे मैं हैदराबाद में रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी मूसी रिवर का जो अभी फिजिकली स्टेट है कि वो भी इस तरीके से नहीं, पूरा पॉल्यूटेड है, पूरा ड्रेनेज वाटर सब कुछ उसी के अंदर डाला जाता है, फैक्ट्रीज का हर एक चीज़, जो कि पहले वाटर बॉडी या उस तरीके से यूज़ किया जाता था। तो मैं सोचा कि इस मूसी रिवर की कंडीशन को, इस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को किस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ जहाँ की आम लोग को भी समझ में आए। तो थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि वहाँ पे जो बतुकम्मा, जो कि हम लोग का नवरात्रि होता है, तो बतुकम्मा जो कि वो सेम फेस्टिवल है, 9 दिन का फेस्टिवल है, तो उसमें कि एक फूलों का एक त्यौहार है जहाँ पे सारी औरतें मिलके करती हैं, और अंततः वो उस पिरामिड, एक टेम्पल जैसे फूल के स्ट्रक्चर को मूसी रिवर में लेके जाती थी और मूसी रिवर में डालती थी, और एक मतलब जैसे विसर्जित करते हैं ना, वो लोग भी विसर्जित उस तरीके से करते हैं। और एक वेलबींग के लिए प्रे होता था, तो एक रिचुअल होता था, और एक इंसान का, पानी का और एक अर्थ का एक अच्छा इंटरेक्शन था उस टाइम में। मतलब बहुत अच्छे से बैलेंस था, एक फ्रेंडली हेल्दी इंटरेक्शन था, इंगेजमेंट था नेचर के साथ में। पर इस टाइम पे सब डिग्रेड हो चुका है ना, सभी अपने घर पे छत पे ही कर लेते हैं, मतलब वो इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने वो बतुकम्मा का जो फेस्टिवल का जो नोशन है उसको थोड़ा समझा, वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, फिर उसको परफॉर्म किया एक पब्लिक स्पेस के अंदर, जो कि हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल था, वहाँ पे किया, जहाँ पे मैंने ऐसे एक ग्रेव बना, मतलब एक मेरा परफॉर्मेंस बहुत स्पॉन्टेनियस था। तो मैंने वो 4 घंटे का ड्यूरेशन परफॉर्मेंस था, जहाँ मैं 27 फीट बाय 10 फीट का एक कपड़ा ड्राइंग कर रहा हूँ कोयले से, कि मूसी रिवर का आसपास का पहले कैसे दिखता था। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, जिस रिचुअल में वहाँ की लोकल फीमेल्स ने वो बतुकम्मा जैसे होता था वैसे ही बैठ के मेरे शरीर के ऊपर फूलों से उन्होंने गाना गाया, मतलब वहीं का लोकल सॉन्ग। और ऐसा ग्रेव, मतलब सॉलिडेरिटी में कि जो चीज़ पहले थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी तरीके से सहभागिता निभाते हुए उन लोगों ने हम मतलब वो कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस हुआ, जो कि बहुत सेंसिबल था उस टाइम पे, हर एक लोग के लिए बहुत क्वेश्चनिंग था। तो उसका टाइटल है वे टू टेक बतुकम्मा डज मूसी स्टिल ब्रीथ, कि इस बतुकम्मा को अब कहाँ लेके जाए, जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर उसको अब कहाँ लेके जाए, क्या आज भी मूसी रिवर सांस लेता है। तो ये सवाल था सबके लिए। तो एक बहुत पुराना सॉन्ग है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटे बच्चों से बात कह रहा होता है कि जो हमने लीनिएज, जो हमने इतना स्ट्रगल किया है, इन सब चीज़ों को संभाल के रखना। पर इस टाइम पे जो हालात हैं हमारे देश के, वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ज़मीनी स्तर पे वो बहुत विचित्र है और बहुत ख़राब है। तो उसके लिए ये टाइटल मैंने यूज़ किया, और उसमें मैंने ऐश एज अ मटेरियल यूज़ किया, जिसके ऊपर मैंने पेंट किया एक्रेलिक से, जिसमें कि मैंने एक हायरार्की दिखाई है कि कैसे जानवरों में भी एक हायरार्की होती है, कैसे इंसानों में भी एक पावर की हायरार्की होती है। पर और उसमें एक कोट भी है कि एवरीथिंग विल बी टेकन अवे, जो भी आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, वो ले लिया जाएगा या चला जाएगा, जो कि एक प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है। तो बस इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए मैंने उस काम को किया, और उसमें एक अम्बेडकर के स्टैचू के ऊपर एक ढका हुआ मैंने उसको दिखाया, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी से, जिस प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ में वो संविधान, जिस मेहनत के साथ
विज़न के साथ वो संविधान लिखा गया, आज वो सिर्फ किताबों तक ही है। एवरीथिंग विल बी टेकन अवे, कि एक टाइम भी आएगा कि जो कोई ना कोई इंसान मतलब या एक क्राउड या एक एज ग्रुप कि ये पर्दा कभी ना कभी उठेगा और चीज़ें ठीक होंगी। तो इस तरीके से ये काम था जिसका टाइटल है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हाँ, वेटिंग फॉर मानसून भी मेरा उसी काम का एक एक्सटेंशन था, जो कि 2D से एक 3D में लाइक ऐश एज ए मटेरियल में राख ऐसे मटेरियल कैसे यूज़ किया उस समय। तो जो मेन इंस्पिरेशन था इसका, एक टेराकोटा आर्मी बोल के चाइना का एक लाइफ साइज टेराकोटा 8000 स्कल्पचर्स हैं जो कि एक्सकेवेशन में मिले। जब उसका हिस्टोरिकली देखा गया तो चाइना का जो पहला किंग था, तो उसने अपने बरियल के साथ में वो सारे आर्मी भी बरी किए गए। उसका दोषण ये था कि जो उसके पास पावर है वो उसको आने वाले समय में भी, अगले जन्म में भी मिले। तो जो ये कभी ना खत्म होने वाला जो डिज़ायर वाला फैक्टर है इंसान का, तो मेरे को सिर्फ इसी चीज़ को काउंटर करना था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है। और मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि हम जनरली बात करते हैं कि कल की ना सोचते हुए हम आज में कैसे जी सकते हैं, आज को कैसे खूबसूरत किया जा सकता है, तो सिर्फ इसी नज़रिए से मैंने उस सेम स्कल्पचर का रेप्लिका ऐश के अंदर बनाया। तो जब मैं मास्टर्स में आया तो जिस हम रिजर्व फॉरेस्ट जंगल में रहते थे, तो जंगल में रह रहे हैं तो हम घूमते थे अपना आसपास की क्या देखें क्या क्या। और हमारे साथ में उस टाइप पे बहुत सारे जानवर भी रहते थे साथ में। जंगल है तो लाइक वाइल्ड बोर, पोर्क्यूपाइंस, डियर, पाइथन एंड ऑल सब कुछ रहते थे। तो एक दिन जब हम जंगल से घूम रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे 12 जंगली सुअर मरे हुए थे। एक के बाद एक हम चलते गए, देखते गए। तो जब समझा कि ये सब कैसे हुआ, तो देखा कि हॉस्टल का जो सीवरेज वाटर है, ड्रेनेज वाटर है, वो लोग पी के लाइक दे आर नो मोर, वो लोग मर गए, मतलब सारे सुअर। तो जो ये को एग्जिस्टेंस है, मतलब वो इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए कि मतलब दोनों में से मतलब वो किसी एक को ओवर पावर ना करे, दोनों में से किसी एक चीज़ पे हावी ना हो। तो वेयर इज़ माई होम एक वैसा काम था कि जिसमें कि मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ कि इन लोगों का घर किधर है, और ये अगर दोनों अगर साथ में रहते हैं तो किस तरीके से रहा जा सकता है। पर अभी ऐसा कभी सोचा नहीं जाता। एक इंसानों की फितरत ऐसी है कि वो एक सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक है कि हम रह रहे हैं, हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना चीज़ लाएंगे और वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर प्रकृति ऐसे काम नहीं करता, उसका खुद का एक रूल है। तो वेयर इज़ माई होम। और पहला परफॉर्मेंस इसलिए था कि मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिन नहीं किया, मैंने नेक्स्ट दिन दोबारा आया, तो मैंने सोचा कि इसका फोटोग्राफ बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मैंने फ़ोटो परफॉर्मेंस किया पहला, जिसका टाइटल वेयर इज़ माई होम, जिसके अंदर कि मैंने एक रेड कलर का क्लॉथ पहना, क्योंकि क्लॉथ का भी खुद का एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है कि जो हम कपड़ा पहनते हैं उसका खुद का एक नोशन है, उसका खुद का एक आइडिया है। तो मैंने सिर्फ एक लाल कलर कपड़ा पहना है जो कि एक अलार्मिंग कंसर्न को दिखाने के लिए। और मैंने कुछ परफॉर्मेटिव एक्ट्स किए वाइल्ड बोर के साथ, और मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया। मतलब उस डेड डीके बोर को स्मेल सारी लाइक मक्खियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो जो इंटेंसिटी थी वो सब मैंने उस टाइम फील किया। और मैं चाहता था कि ऑडियंस भी देखे इस चीज़ को कि हमारे अनदेखे से मतलब क्या क्या चीज़ें और हो रही हैं। तो वेयर इज़ माई होम उनके लिए था कि उन लोगों का घर किधर है। देखा जाए तो शुरू तो सिर्फ हमको पेंसिल से ही मालूम था कि ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, तो वो सब लाइक वी स्टार्टेड विद दैट। पर जब कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हुआ चंडीगढ़ में, तो प्रिंट मेकिंग में एडमिशन मिला। प्रिंट मेकिंग जो कि छापा कला है, जिसके अंदर बहुत सारे खुद के मीडियम्स हैं, तो वो सब किया। मतलब बहुत स्किल्ड प्रोफिशिएंसी हो सकता है वो, जितना स्केचिंग हो सब कुछ किया। पर उसके बाद समझ में आया कि अब मीडियम के ऊपर भी कुछ चीज़ है कि तुम कहना क्या चाहते हो।
तो जब उस पर सोचना शुरू किया तो उसके लिए मीडियम में बाउंड्रीज दिखने लगी कि सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता, शायद अगर हम मटेरियल चेंज करें तो वो थोड़ा और इम्पैक्टफुल हो सकता है, थोड़ा और सेंसिबल हो सकता है। तो मैंने प्रिंट मेकिंग में ही मैंने QR कोड डालने शुरू किए, उसमें कंटेंट डाटा होता था, जो कि QR कोड भी एक विजुअल का पार्ट बनता था मेरे प्रिंट्स के अंदर। तो लोग उसको स्कैन करते थे, तो वो एक इंटरेक्टिव, एक टेक्नोलॉजी का भी एक इनकॉर्पोरेशन होता था। मतलब जिस समय में हम जी रहे उस समय का भी एक रिफ्लेक्शन था उसके अंदर। फिर फिंगरप्रिंट्स का था कि एक हमारा जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है वो भी एक प्रिंट मेकिंग है। हम जब शूज़ को मिट्टी पे रखते हैं तो वो भी एक प्रिंट छोड़ता है। तो इस तरीके से प्रिंट मेकिंग को और अच्छे तरीके से समझना शुरू किया। फिर जैसे जैसे मास्टर्स में आया तो ये सभी एनवायरनमेंट को लेके बहुत कुछ समझा, रियलाइज़ किया। तो मीडियम्स और रिक्वायर्ड करने लगे कि और बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके तरीके से बहुत सरल तरीके से और समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो फिर इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, क्या बोलते हैं, फिर मटेरियल चेंज किया, थोड़ा ऐश यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि लगा कि ये मटेरियल सीधी सीधी बात करता है, आई मीन। तो ऐसे ऐसे मटेरियल चेंज हुआ। फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंगेज बनाने के लिए, कि जैसे कि हम रोज़ अपने टेक्नोलॉजी से ही सराउंडेड है, पर क्यों नहीं आर्ट में भी हो सकता, आर्ट इतना आइसोलेटेड क्यों हो, वो सब एक सम्मिलित होके भी तो बात कही जा सकती है ना। और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो एनीबडी कैन एक्सेस इट उस समय, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी मैं जैसे लेज़र कट वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने वुड कट करना शुरू किया तो वो आई स्टिल कैन डू इट, बट लेज़र कट का भी कुछ एक नोशन है कि जो बर्निंग, जलने का एक नोशन है, तो उसको लेज़र कट को उस तरीके से यूज़ किया जो डिटेल्ड है, क्योंकि आइडिया मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है और मटेरियल्स उसके अकॉर्डिंग चूज़ करके मैं सारे काम करता हूँ। तो मैंने कुछ प्रोजेक्शन मैपिंग्स से भी काम किया है, परफॉर्मेंसेस भी करता हूँ, और मीडियम्स मेरा बदलता रहता है। पर अभी मेरा फोकस ये है कि मैं कैसे ज़्यादा नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करूँ